हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 4 की शुरुआत में नैन जिंगशू के पास आती है और उसको बताती है कि यूलिंग ने शियोन के साथ इंटरव्यू किया था और उसका आर्टिकल यूलिंग ने जमा करवा दिया है। नैन बताने लगती है कि मैंने देखा है कि उसने तुम्हारी इंटरव्यू की आउटलाइन चुराई है। नैन की ये बातें सुनते हुए जिंगशू सोच में पड़ जाती है और उसको याद आता है कि जब ये शियोन से क्वेश्चंस कर रही थी तो शियोन एक लम्हे के लिए रुक गया था, क्योंकि वो जान गया था कि उससे फिर से वही सवाल पूछे जा रहे हैं। जिंगशू कहती है कि मैंने शियोन से सारे आउटलाइन वाले सवाल नहीं पूछे थे, लेकिन कुछ सवालों का जवाब शियोन ने दोबारा दिया है। जिंगशू कहने लगती कि मैंने हॉर्स राइडिंग के दौरान अपने आप को एम्बेरस किया, फिर मैं उसकी गाड़ी में सो गई, मैंने उसके सामने न जाने कितने ब्लंडर्स कर दिए हैं। नैन कहने लगती है कि शियोन अच्छा इंसान है क्योंकि उसने इंटरव्यू देने के बाद भी अपने बिजी स्केड्यूल के बावजूद तुम्हें इंटरव्यू दे दिया। जिंगशू कहती है कि वो इतना भी अच्छा इंसान नहीं है, उसके मूड्स बहुत जल्दी बदलते हैं और उसको बहुत अच्छा लगता है कि जब दूसरे उसके सामने गलती करते हैं, लेकिन वो एक बुरा इंसान भी नहीं है। जिंगशू कहती है कि शियोन एक बहुत ही बड़ा एक्टर है, मैं तो इसको बिल्कुल भी समझ नहीं पाई। इसके बाद जिंगशू अपने ऑफिस के बाहर खड़ी होती है तो यहाँ पर शिंगजाओ आता है जो जिंगशू से कहता है कि मैं तुम्हें राइड दे देता हूँ। जिंगशू कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो शिंगजाओ इसको बताता है कि मैं कुछ ही दिन में मिनग्यू कंपनी में काम करने के लिए जाने वाला हूँ। इतने में यहाँ पर शेन आ जाती है और ये शिंगजाओ को देखकर कहने लगती है कि तुम्हें कंपनी में काम करने के लिए कुछ दिन इंतजार क्यों करना पड़ रहा है, ये काम तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड का अंकल सिर्फ एक जुमले से ही कर सकता है। ये सब सुनने के बाद शिंगजाओ को गुस्सा आ जाता है तो ये यहाँ से चला जाता है। जिंगशू काफी खुश होती है कि शेन ने इसको बिल्कुल सही बातें सुनाई हैं। अब ये दोनों लंच करने के लिए आ जाती हैं। शेन इससे कहने लगती है कि मैंने सिटुयू के साथ तुम्हारी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दी है। इसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हम दोनों स्कूल में साथ थे तो मेरे इस कनेक्शन की वजह से तुम्हारा काम बहुत आसानी से हो गया है। जिंगशू इसको हक करते हुए कहती है कि इसीलिए तो मैं तुम्हें ये मजेदार खाना खिलाने के लिए लेकर आई हूँ। जिंगशू कहती है कि अभी सबसे बड़ा मसला ये है कि अपनी हेडलाइन की कवरेज मुझे वापस लेनी है। शेन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम बस ये प्रूफ करना चाहती हो कि तुम्हारे अंदर भी प्रमोट होने की एबिलिटी है और ये कि तुम डिजिटल मैगजीन के लिए लिख सकती हो। जिंगशू कहती है कि मैंने तो अभी से एक बहुत स्पेशल कवरेज प्लान कर ली है और अगर ऐसा हो गया तो मैं अपने गोल से एक कदम और करीब हो जाऊंगी। दूसरी तरफ चैन शियोन से मिलने के लिए आया होता है जो उसको बताता है कि मैंने अपनी टीम से सारी बात डिस्कस की थी, इसीलिए हम आपके साथ काम करना चाहते हैं और मेरे यहाँ पर आ जाने का मकसद यही है कि ताकि हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर सकें। शियोन कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी हुई है कि तुम मेरे पास आए हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। शेन कहता है कि मैं जानता हूँ कि आपको वक्त की जरूरत है, लेकिन मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर है। शेन कहते हैं कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द जवाब देता हूँ। अब शेन जिंगशू से कह रही होती है कि ये फैसला करना मुश्किल है कि हेडलाइन कवरेज किसकी है। जिंगशू कहती है कि नई हेडलाइन कवरेज के लिए मुझे दोबारा से शियोन से मिलना होगा। शेन कहती है कि तुम्हें शियोन से मिलने के लिए कोई मौका तलाश करना चाहिए। जिंगशू कहती है कि वो बहुत ही अजीब है और मेरे पास तो उसका वीचैट भी नहीं है, लेकिन शेन कहती है कि अब तुम्हें अपने मकसद के लिए लड़ना तो होगा ही ना। शेन जिंगशू को एक लड़की की ट्रिक्स का बता रही होती है जो वो शेन से मिलने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। ये सुनते ही जिंगशू कहती है कि मेरा भी कुछ शियान के पास रह गया है। ये सुनते ही शेन कहती है कि ये मुलाकात करने का बहुत ही अच्छा मौका है। दूसरी तरफ शियान जब वापस जा रहा होता है तो ये जिंगशू की इयरिंग को देख रहा होता है। अब जिंगशू असिस्टेंट शेन को कॉल करती है। असिस्टेंट फोन शियान को दे देता है। जिंगशू शियान से कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने आपकी कार में अपना इयरिंग गिरा दिया है, क्या आपने मेरे इयरिंग को देखा है? तो शियान इस इयरिंग को ही देखते हुए कह रहा होता है कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा। जिंगशू कहती है कि ये इयरिंग मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्या आप दोबारा देख सकते हैं? शियान उससे पूछता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, तो जिंगशू कहती है कि ये मेरी जिंदगी से भी ज्यादा अहम है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मेरी ग्रैंड मदर ने मेरी मॉम को दिया था और मेरी मॉम ने इसको मुझे दे दिया है और मैं तो इस इयरिंग को अपनी शादी पर भी पहनूंगी। शियान से कहता है कि ये तुम्हारी अहम चीज प्लास्टिक की बनी हुई है। तो जिंगशू कहती है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स बहुत गरीब थे और अगर ये प्लास्टिक की भी बनी हुई है तो भी ये मेरी फैमिली के लिए सबसे कीमती चीज है। शियान इसकी बातें सुनकर हंस रहा होता है। अब ये असिस्टेंट चैन को इयरिंग देकर कहता है कि तुम ये जिंगशू को भिजवा दो। असिस्टेंट से पूछता है कि तुम्हें ये कब चाहिए, तो जिंगशू कहती है कि मुझे ये भी चाहिए, तो मैं इसको लेने के लिए आ रही हूँ। अब लोकेशन मिलते ही जिंगशू शियान से मिलने के लिए चली जाती है। घर पहुंचकर शियान चिन्नी से कहता है कि तुम अपने कमरे में रहना और जब तक मैं तुम्हें बाहर आने का ना कहूँ मत आना। और अब जिंगशू शियान के घर पर आ जाती है। जिंगशू कहती है कि मैं अपनी चीज वापस लेने के लिए आई हूँ, तो शियान इसको इशारा करके बताता है कि तुम्हारे इयरिंग वहाँ पर रखा है। जब जिंगशू अपना इयरिंग लेने जाती है तो यहाँ पर इसके फेवरेट सिंगर के एल्बम पड़े होते हैं, जिसको देखकर कहने लगती है कि आपको भी ये सिंगर पसंद है। साथ ही इसको गौंजी की कॉल
कॉल आ जाती है जो उसको कहने लगता है कि तुमने अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी और तुम घर पर हो, क्या तुम कहीं किसी को डेट तो नहीं कर रहे? लेकिन शियोन बिजी होने का कहकर कॉल बंद कर देता है। शियोन इससे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ और भी कहना है, तो जेंगशु अपनी हेडलाइन कवरेज के लिए इसे सवाल पूछने लगती है। जेंगशु कहती है कि मैं तुम्हारे इंटरव्यू को इस्तेमाल करके इंटरव्यू की एक स्पेशल सीरीज बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर शियोन इसके पास आता है और उसे पूछता है कि तुम क्या पीना पसंद करोगी। जेंगशु कहती है कि लेमनेड, तो शियोन की लेने के लिए चला जाता है। और फिर जब शियोन इसके लिए लेमनेड बना रहा होता है तो ये बहुत गौर से शियोन को देख रही होती है। फिर जब शियोन इसको लेमनेड देता है तो कमरे से चलने की आवाजें आ रही होती हैं। जेंगशु देखती है कि सोफे पर भी एक लड़की के कपड़े पड़े हुए हैं। इनको देखकर कहने लगती है कि शायद इसकी गर्लफ्रेंड भी है और इसे पूछती है कि क्या मैं आपको और आपकी गर्लफ्रेंड को डिस्टर्ब कर रही हूँ। गर्लफ्रेंड का सुनकर ये हैरान हो जाता है। तो जेंगशु कहती है कि जो कमरे में लड़की है वो क्या आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है? तो शियोन कहता है कि नहीं। ये सुनकर जेंगशु कहती है कि अच्छा है। शियोन कहने लगता है कि मेरी नीस को भी तो हमारे बारे में गलतफहमी हो सकती है। इसकी नीस को सुनते ही इसको याद आ जाता है कि ये तो चेनली है। तो ये लेमनेड शियोन के हाथ में पकड़ा कर फौरन यहाँ से चली जाती है। शियोन इसके इयरिंग को देखते हुए सोच रहा होता है कि ये इसे यहाँ से लिए बगैर ही वापस चली गई, लेकिन इसकी ट्रिक अच्छी थी। घर पर आने के बाद जेंगशु सोच रही होती है कि मैं उस इयरिंग को दोबारा से वहाँ पर छोड़ तो आई हूँ, लेकिन मैं अब शियोन से कांटेक्ट कैसे करूंगी, मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है। और ये बहुत ही परेशान होती है कि अब ये आगे क्या करेगी। शियोन जब सोने के लिए अपने कमरे में आता है तो ये इसी इयरिंग को देखते हुए जेंगशु के बारे में सोच रहा होता है। अगले सुबह जब जेंगशु अपने ऑफिस के बाथरूम में होती है तो यहाँ पर यूलिंग किसी से बात कर रही होती है और उसको बता रही होती है कि मैं बहुत ही अनलकी हूँ क्योंकि शियोन ने मेरे किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं दिया और हमारी तो बस एक जनरल बात हुई थी। ये सुनकर जेंगशु सोचने लगती है कि शियोन ने मुझे तो बहुत सारी जानकारी दी थी। यूलिंग फोन पर कह रही होती है कि जेंगशु इस इंटरव्यू के लिए कुछ भी कर सकती है, उसे तरीके आते हैं। ये बात सुनते ही जेंगशु उसके पास जाती है तो इसके हाथ से इसका फोन गिर जाता है और जाते हुए जेंगशु यूलिंग से कहती है कि तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट का शुक्रिया। अब जेंगशु मिस यू के पास जाती है और इन्हें सारी बात बताती है। मिस यू कहती है कि मुझे मालूम हो गया है और मैंने उसको वार्निंग भी दे दी है। जेंगशु कहती है कि क्या इसको वार्निंग देना काफी है, उसने मेरी हेडलाइन कवरेज चुराई है। तो मिस यू कहती है कि यूलिंग ने अपने एक्शन से साबित कर दिया है कि तुम उससे बेहतर हो और यही उसकी नाकामी है। जेंगशु पूछती है कि क्या शियोन ने मेरी इंटरव्यू आउटलाइन चूज की थी। मिस यू कहती है कि हाँ, शियोन इस मामले में बहुत असूल पसंद है। इसके बाद जेंगशु अब चेनकांग का इंटरव्यू लेने के लिए आ गई होती है। जेंगशु चेनकांग से पूछती है कि क्या आप कभी कोई फैसला करते हुए हिचकिचाए हैं। चेनकांग कहने लगता है जब से मैंने अपनी कंपनी बनाई है तो मैं अपने ही ड्रीम को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन अब जिस स्टेज पे मेरी कंपनी है तो मुझे और भी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है। अगर मैं सच कहूँ तो इस वक्त मैं कोई भी फैसला लेने से हिचकिचा रहा हूँ। जेंगशु कहती है कि मुझे यकीन है कि जब तक आप अपने गोल पर डटे रहेंगे तो आपके लिए लातादार पॉसिबिलिटीज हैं। ये सुनकर चेनकांग भी मुस्कुरा देता है। आज जब चिल ने शियोन के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है तो कहने लगती है कि मेरे अंकल सिर्फ बिजनेस में ही अच्छे नहीं है बल्कि उनको खाना भी इतना अच्छा बनाना आता है। शियोन कहता है कि तुम जल्दी से खाना खा लो, फिर तुम्हें काम पर जाना है। ये सुनते ही चिल्ली कहती है कि मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आ गया है। तो शियोन इससे कहता है कि अगर तुमने इस घर से एक भी कदम बाहर निकाला तो मैं तुम्हारा कार्ड डीएक्टिवेट कर दूंगा। चिल्ली वापस आकर अपने अंकल को मक्खन लगाने लगती है क्योंकि ये काम नहीं करना चाहती होती। शियोन कहता है कि इंसान सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं करता बल्कि काम करने से उसको ये बात मालूम होती है कि वो सोसाइटी के लिए कौन सी मीनिंगफुल चीज कर सकता है। इसके बाद ये चिल्ली को इसके काम पर छोड़ने के लिए आ जाता है। शियोन यहाँ पर जेंगशु को देखता है तो गाड़ी को रोक लेता है और जब तक ये लिफ्ट में नहीं चली जाती तो इसको देखता ही रहता है। जेंगशु ऑफिस में आती है तो नैन उसको बताती है कि हमारे ऑफिस में 2 नए इंटर्न आए हैं। मिस यू जेंगशु को ऑफिस में बुलाकर बताती है कि ये इंटर्न तुम्हारी टीम के साथ अब काम करेगा और तुम्हें ही इसको लीड करना होगा। जेंगशु कहती कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम और एनर्जी नहीं है एक नए इंसान को सिखाने के लिए। मिस यू कहती कि मैंने इसीलिए तुम्हारे लिए एक हेल्पर का इंतजाम किया है। मिस यू की रिक्वेस्ट पर जेंगशु मान जाती है और अब नैन जेंगशु के साथ इसकी सीवी को देख रही होती है। इसका जीपीए बहुत ही बुरा होता है तो नैन इसको कहती है कि तुम्हारे पास एक नई मुसीबत आ गई जिसको तुम्हें अब संभालना होगा। इसी मोमेंट पर एपिसोड 4 खत्म हो जाती है।